जय हिंद साथियों, एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर एक समस्या विद्यार्थियों के समक्ष रहती है कि सर एमपी करंट अफेयर प्रॉपर नहीं मिलता, डिटेल में नहीं मिलता और एक निरंतरता के साथ नहीं मिलता। तो इसी क्रम में हम एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर 10 दिन का करंट अफेयर एक साथ, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा मध्य प्रदेश का, वो आपके लिए हम लेकर आएंगे। इस क्रम में चूंकि 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हो चुका है, ठीक है, आज आपकी 13 तारीख है, तो हम ये पूरा प्रयास है हमारा कि 1 से 10 जनवरी के बीच में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा है वो हम आपको यहाँ पे पढ़ाएं, वो भी डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत जो है करंट अफेयर की है, ठीक है। यदि हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर 1 से 10 जनवरी के बीच की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको देखेंगे। हम किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आज बात करने वाले हैं तो वो मैं आपको बता दूं। तो मध्य प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, कब किया गया, कहाँ से किया गया, क्या उद्देश्य से किया गया, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर पार्थ योजना जो शुभारंभ की गई बहुत महत्वपूर्ण है, प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, तो इसको देखेंगे। फिर वन्यजीव पर्यटन अभियान, ठीक है, किस तरीके से वन्य जीवों का संरक्षण और वन्य जीवों का जब हम संरक्षण कर रहे हैं, वन्य जीवों की निरंतर संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, तो इसमें हम, ठीक है, पर्यटन को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो देखेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का शुभारंभ किया गया, इनके बारे में देखना है। देश की पहली हाइड्रोजन सीएनजी वाजा व्हीकल का अनावरण किया गया। अब ये वाजा व्हीकल क्या है इसके बारे में भी जानेंगे और कहां से किया गया, किसने किया, सारी डिटेल। फिर इंदौर को मिला बेस्ट गुड गवर्नेंस पुरस्कार, इसके बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नए आयुक्त के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे अमृता त्रिपाठी, जिन्हें राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और फिर मध्य प्रदेश को अर्जुन अवार्ड, मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2024, उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। अच्छा, इस बीच में जैविक खेती के लिए राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार भी दिया गया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, उसे देखेंगे। बेंगलुरु में पहली बार मध्य प्रदेश उत्सव आयोजित किया जा रहा है, इसे भी देखेंगे। और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक जो रहे हैं आलोक चटर्जी, उनका निधन हुआ है, तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर की न्यूज से। जी हाँ, पहला जो हमारे आज के करंट अफेयर है उसमें है मध्य प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। तो क्या है ये ई ऑफिस प्रणाली और क्यों इसका शुभारंभ किया गया, पूरी चीजें देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा समत्व भवन मतलब मुख्यमंत्री निवास, जो कि भोपाल के श्यामला हिल्स में है, मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का क्या कर दिया है, शुभारंभ कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में अब ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ कर दिया गया है, ठीक है। कब किया गया, 1 जनवरी 2025। कहां से किया गया, तो मुख्यमंत्री निवास भोपाल से किया गया है, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, ठीक है। लक्ष्य क्या है, तो इसमें लक्ष्य है भाई डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सभी सरकारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब सारी सरकारी व्यवस्थाएं मतलब जितनी भी सरकारी दस्तावेज हैं, जो भी फाइल्स होती हैं, अब वो सब किस फॉर्मेट में आ जाएंगी, ई फॉर्मेट में आ जाएंगी, पीडीएफ्स बन जाएंगी। कई बार क्या होता है कि कोई फाइल ढूंढनी है तो कई फाइलें ऐसी हैं जो 20-20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है, 60 साल पुरानी है, दबी हुई है, ठीक है। कागजात कई बार जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, चूहे खा जाते हैं, या कई ऐसी फाइलें जो मिलती नहीं है, कई दिनों तक उन्हें ढूंढना पड़ता है तब जाके वो मिलती हैं। तो अब सारी फाइल क्या हो जाएंगी, ई फॉर्मेट में आ जाएंगी दोस्तों। और जब उन्हें ढूंढना होगा तो सिर्फ आपको सर्च बार पे जाके क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा और आसानी से ये मिल जाएंगी। तो ये जो आपकी ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली है ये बहुत ही कारगर साबित होगी। इससे जो भी आपकी प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनमें क्या आएगी, तेजी आएगी, उन्हें गति मिलेगी, ठीक है, और वो बेहतर होंगी। योजनाओं का बेहतर ढंग से क्या होगा, योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने और जन कल्याण की गति तेज करने के लिए डिजिटलाइजेशन का महत्व है, इसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, ठीक है। फिर देखें
ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय ने ई ऑफिस प्रणाली में काम करना शुरू कर दिया। तो भैया मुख्यमंत्री जो हमारा सीएम ऑफिस है, सीएम ऑफिस के अलावा यदि हम देखेंगे जो हमारा सेक्रेटरी जो कार्यालय है, ऑफिस है, इन दोनों में ई ऑफिस प्रणाली के तहत कार्य होना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभाव और क्रियान्वयन देखिएगा, 1 जनवरी 2025 से सभी विभागों की फाइलें ई ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाएंगी। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भाई बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्हें अभी ई ऑफिस प्रणाली के तहत कार्य करने का नॉलेज नहीं होगा, तो उन्हें क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित भी किया जाएगा। सभी विभाग इस प्रणाली को जल्द से जल्द क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। और इससे पहले अब ध्यान रखना 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस प्रणाली लागू हुई है, जबकि दोस्तों पिछले वर्ष 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है, 29 फरवरी 2024 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, साइबर तहसील व्यवस्था लागू की गई है। इस पॉइंट को हम यहां पे क्या रखेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, कब से लागू की गई है, 29 फरवरी 2024 से। ठीक है, तो ये एक पूरा सिनेरियो इसमें याद रखिएगा। अब बात करते हैं पार्थ योजना की। बहुत महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों पार्थ योजना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा की गई है। कब की गई है, कहां से की गई है, सारी चीजें हम लोग देखते हैं, देखिएगा, है ना। पार्थ योजना का शुभारंभ, तो इसका शुभारंभ 8 जनवरी, ध्यान रखना 8 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से किया है। ठीक है, तो पार्थ योजना जो है दोस्तों, इसका शुभारंभ यदि हम देखें, पार्थ योजना का शुभारंभ भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम से कब हुआ है, 8 जनवरी 2025 को किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब इस योजना में उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती की तैयारी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना, लिखित परीक्षा के लिए भी वो प्रिपेयर हो सकें, इसके लिए भी उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें गाइडेंस देना, उन्हें कोचिंग्स देना, ये इस योजना के अंतर्गत आएगा। मध्य प्रदेश में 6 से 8 जनवरी 2025 तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में किया गया और इसी के समापन समारोह में पहुंचे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां पर इन्होंने इस पार्थ योजना का शुभारंभ किया है। अब यहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई पार्थ योजना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पार्थ का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, तो पार्थ का फुल फॉर्म हो रहा है पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ठीक है, ट्रेनिंग एंड हुनर। ठीक है, इसका पूरा नाम रखा गया है पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ठीक है, पार्थ का फुल फॉर्म है। शुभारंभ की बात करें, 8 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। 8 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। कहां से किया गया है, तो भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से इसकी शुरुआत की गई है। फिर देखें किसके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। योजना का उद्देश्य, ठीक है, तो सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना, शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान इसमें दिया जाएगा। ये देखिएगा, एक इमेज भी इस तरह से लगा दी गई। प्रशिक्षण के केंद्र क्या रहेंगे, योजना प्रारंभ में संभागीय स्तर पर संचालित होगी, प्रारंभ में संभागीय स्तर पे, डिवीजन स्तर पे स्टार्ट होगी। बेहतर अधोसंरचना वाले केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। संचालन संबंधित जिला खेल युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण युवा समन्वयक और विभागीय कर्मचारियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ये यहाँ पर हम देखते हैं। फिर देखें, अब ये हो गई दो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। एक ई ऑफिस प्रणाली 1 जनवरी 2025 से है, दूसरा आपकी पार्थ योजना जो कि 8 जनवरी 2025 से है। ठीक है, युवाओं को पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों में जाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए पार्थ योजना लॉन्च की गई है 8 जनवरी 2025 भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से। जबकि हमने देखा था ई ऑफिस प्रणाली, ये भी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही प्रारंभ की गई है। ठीक है, किसमें, जो भी आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, जो भी सरकार के कार्य हैं, ई ऑफिस प्रणाली के तहत उन्हें दस्तावेजों को क्या किया जाएगा, ई फॉर्मेट में रखा जाएगा, जिससे क्या आएगी, तेजी आएगी, गति मिलेगी, है ना, इन कार्यों को। अब
तीसरा अभियान है, ठीक है, एक और अभियान है। यदि हम देखें इस अभियान का नाम है वन्य जीव पर्यटन अभियान, ठीक है, वन्य जीव पर्यटन अभियान। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार घड़ियालों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। भारत में सबसे ज़्यादा यदि हम देखें तो गिद्ध मध्य प्रदेश में है, बाघ यानी टाइगर मध्य प्रदेश में है, लेपर्ड मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में यदि हम देखें एकमात्र ऐसा स्टेट जहाँ पे चीते हैं, ठीक है, बुल्फ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो काफ़ी संख्या में मध्य प्रदेश में हैं। और कई ऐसे एडवेंचरस लोग होते हैं जिन्हें वन्य जीवों को देखना, एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद होता है, ठीक है। तो भाई इस क्षेत्र में जब हमारे पास इतने वन्य जीव हैं, ठीक है, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, तो हम क्यों ना उनके लिए एक ऐसा करें कि भाई उनका संरक्षण भी हो, साथ ही साथ सरकार को, लोगों को, ठीक है, आय भी प्राप्त हो, ठीक है, उनका भी लाभ हो। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, वन्य जीव के क्षेत्र में, ठीक है, वन्य जीव के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीव पर्यटन अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये वन्य जीव पर्यटन अभियान कब स्टार्ट किया गया, ध्यान रखना, इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2025 को की गई है, ठीक है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। कहाँ से की गई? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसका मुख्यालय, वैसे ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर विस्तृत है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है मुरैना, तो यहाँ से की गई है। और उद्देश्य मध्य प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है। खासकर यदि हम देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये समय ऐसा होता है जब घड़ियाल अपने गुफाओं से, अपने बिलों से बाहर आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब देखा जा सकता है, ये एक उचित समय होता है घड़ियालों को देखने का, ठीक है, उनका पर्यटन करने का, है ना, उनका दीदार करने का, ठीक है। तो इसके लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य से ही यह अभियान शुरू किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हेडक्वार्टर मुरैना से इसकी शुरुआत की गई। कब की गई? 4 जनवरी 2025। किसने की? तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने। बहुत अच्छे से नोट करना, कंप्लीट डिटेल के साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब कुछ जानकारी देख लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की। यदि मैं यहाँ पे बात करूंगा तो इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। स्थापना 1978-79 में, हेडक्वार्टर मुरैना में अवस्थित। ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयासों से एक संयुक्त संरक्षण परियोजना है, ठीक है। यदि हम क्षेत्रफल देखें 435 वर्ग किलोमीटर में है, और ये चूंकि नदी पर है, चंबल नदी पर है, तो सबसे लंबा अभ्यारण्य माना जाता है मध्य प्रदेश का, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट जो सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, वो यही मानी जाती है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। फिर देखो और क्या है मुख्य उद्देश्य। लुप्त प्राय घड़ियाल क्या हो रहे थे? विलुप्त होने की कगार पे थे, तो उनके संरक्षण के लिए। फिर लाल मुकुट कछुआ या 3 तिलकधारी, ठीक है, धारीदार छत वाले कछुए, तिलकधारी कछुआ भी इसे कहते हैं, है ना। लुप्त प्राय गंगे डॉल्फिन, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र रिवर है चंबल नदी, और एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें गंगा डॉल्फिन का संरक्षण होता है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य यहाँ पे संरक्षित है। विशेष यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। यहाँ घड़ियालों और गंगा डॉल्फिन का निवास स्थान है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित भी किया गया। इको सेंसिटिव जोन जो है ये 2020 में घोषित है। घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुए और डॉल्फिन जहाँ यहाँ पाए जाते हैं। वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगले न्यूज़ को देखते हैं। अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। तो इसे देख लेते हैं कब किया गया है, कहाँ से किया गया। ये देखें, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, है ना, सेवा मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU शुभारंभ 6 जनवरी 2024 को किया गया। कहाँ से? समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास, यानी कि भोपाल से ही किया गया है, यानी कि भोपाल से ही किया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। लाभार्थी 21 जिलों के 87 विकासखंड, 87 आदिवासी विकासखंड, आदिवासी विकासखंड जो हैं के लिए 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये बात ध्यान रखना। लक्ष्य दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, ग्रामीणों को समय पर दवाइयां और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। लाभार्थी अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, शिवपुर, सीधी, शिवपुरी, जबलपुर, रायसेन, है ना, उमरिया, है ना, और विदिशा। इन जिलों के आपके
87 विकासखंड, 21 जिलों के 87 विकासखंडों में ये योजना लागू की गई है। लाभार्थी जनसंख्या योजना से लगभग 1268 ग्राम के 3.1 लाख से अधिक लोग क्या हो जाएंगे, लाभान्वित हो जाएंगे। ठीक है, तो योजना का नाम, सेवा का नाम क्या है, मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा। कब से, 6 जनवरी 2024, याद रखिएगा। अब देखो किसके तहत इसे शुरू किया गया था इसे, तो इसके हमने देखा था प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। तो अब देख लो प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया था। उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, जैसे मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है, 3। कौन कौन सी हैं, तो सहरिया है, ठीक है, सहरिया है, भारिया है, ठीक है, और बैगा है, ठीक है, डिंडोरी का बैगा चक। तो ये बैगा, ये 3 क्या है आपकी अति पिछड़ी जनजाति समाज को मुख्य धारा में लाना। यह योजना 9 संबंधित, केंद्र के 9 संबंधित जो मंत्रालय हैं द्वारा किए जाने वाले 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर क्या करेगी, केंद्र। जैसे इसी योजना के अंतर्गत दोस्तों, इसी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पहली सड़क भी बनाई गई है। ठीक है, फिर पहली कॉलोनी भी बनाई गई है, जनधन कॉलोनी भी बनाई गई है। ठीक है, और पहला आवास भी बनाया गया है। तो इसमें यदि मैं बताऊं तो आवास और कॉलोनी ये दोनों किस जिले में है, शिवपुरी जिले में बनाई गई है। जबकि सड़क जो है वो कहाँ बनाई गई है, बालाघाट में बनाई गई है। अब हमने क्या कर दी है, मेडिकल, है ना, मेडिकल यदि हम देखेंगे तो हमने एक योजना चालू कर दी है, मोबाइल मेडिकल यूनिट। ठीक है, 21 जिलों के 87 विकासखंडों में। चलो अब आगे आते हैं और नेक्स्ट है देश की पहली हाइड्रोजन सीएनजी वाजा व्हीकल। ठीक है, इसका भी अनावरण किया गया, तो इसके बारे में देखते हैं कहां से किया गया। तो देखिएगा इसका अनावरण कब किया गया, 9 जनवरी को किया गया। 9 जनवरी 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। कहां से किया है, पीथमपुर धार से इसका अनावरण किया है। देश की पहली हाइड्रोजन सीएनजी से चलने वाली वाजा व्हीकल का अनावरण। वाजा व्हीकल क्या होती है अभी आगे बताता हूं, है ना, बने रहिएगा। वाजा व्हीकल का अनावरण किया है। यह अनावरण देश में नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, कदम है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कदम होगा किसके लिए, तो यदि हम देखेंगे नवाचार है, ये इनोवेशन है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए है। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। वाजा व्हीकल भारत की पहली हाइड्रोजन सीएनजी व्हीकल है। इसका अनावरण 9 जनवरी 2025 को कहां, पीथमपुर जिला धार, किसके द्वारा, केंद्रीय आपकी सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी। उद्देश्य प्रदूषण को कम करने और ईंधन दक्षता को बढ़ाने। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप अपने पास लिख सकते हो। विशेष वर्ष 2025 में सीएनजी में 5%, जो सीएनजी होती है उसमें 5% हाइड्रोजन मिश्रण का उपयोग किया जाएगा और वर्ष 2026 में इसे बढ़ाकर 18% करने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें हाइड्रो सीएनजी टेक्नोलॉजी, एक परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन सीएनजी टेक्नोलॉजी पारंपरिक सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में हाइड्रोजन का मिश्रण करती है। यह टेक्नोलॉजी प्रदूषण को कम करने और ईंधन की दक्षता को बढ़ाने का कार्य करती है। हाइड्रोजन सीएनजी व्हीकल में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं। कम कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। हाइड्रोजन का उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। उच्च ऊर्जा दक्षता, यह तकनीक पारंपरिक सीएनजी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये इसकी तकनीक के बारे में हो जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इनोवेटिव डिजाइन, वाहन का डिजाइन हाइड्रोजन और सीएनजी मिश्रण को सुरक्षित और प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए तैयार किया गया है। वाजा व्हीकल और इसका महत्व देख लेते हैं। वाजा व्हीकल एक छोटी ऑफ रोड गाड़ी है। ऑफ रोड गाड़ी है, छोटी होती है, जिसे छात्रों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जाता है। इनोवेशन के लिए, नए नए प्रयोग करने के लिए किया जाता है। यह व्हीकल छात्रों की इंजीनियरिंग, डिजाइन और प्रोडक्शन क्षमताओं को बढ़ाने का एक शानदार क्या होता है, मंच है। क्या, वाजा व्हीकल। तो ये कंप्लीट जानकारी वाजा व्हीकल के बारे में। अब है इंदौर को मिला है बेस्ट गुड गवर्नेंस पुरस्कार। अब इस क्षेत्र में देखते हैं 19 से 24 दिसंबर 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह चलाया गया है, जिसके लिए बेस्ट गुड गवर्नेंस में देश के 4 राज्यों के 4 जिलों को चुना गया है। ठीक है,
19 से 24 दिसंबर 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह चलाया गया, जिसके लिए बेस्ट गुड गवर्नेंस में, ठीक है, देश के 4 राज्यों के 4 जिलों को चुना गया। मध्य प्रदेश इंदौर को सुशासन ऐप के लिए चुना गया, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को लैब मित्रा पहल के लिए चलाया गया, राजस्थान के भीलवाड़ा को नेत्र ज्योति अभियान के लिए चलाया गया चुना गया है, ठीक है, और महाराष्ट्र के भंडारा को भंडारा चैटबॉट के लिए चुना गया है, ठीक है। तो इंदौर को किसके लिए मिला है भैया? सुशासन ऐप के लिए। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के किस जिले को सुशासन ऐप के लिए गुड गवर्नेंस बेस्ट गुड गवर्नेंस के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इंदौर को। बेस्ट गुड गवर्नेंस पुरस्कार देश के 4 राज्यों के 4 जिलों को सम्मानित किया गया। विशेष मध्य प्रदेश के इंदौर को यह उपलब्धि जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सुशासन ऐप के लिए दी गई है, ठीक है। यह सम्मान प्राप्त हुआ है। समाधान किए गए आवेदन, बिहार ने सबसे अधिक इस सुशासन के दौरान बहुत सारे आवेदन आए, जिसमें बिहार ने सबसे अधिक 1.6 करोड़ आवेदनों का क्या किया है? समाधान। मध्य प्रदेश ने 9.76 लाख आवेदकों के समाधान के साथ 7वें स्थान पर रहा है, ठीक है। तो इस सुशासन के दौरान जो आवेदन आए उसमें समाधान करने के मामले में मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर रहा है। फिर देखो वर्कशॉप एवं शिविर, मध्य प्रदेश 13,000 यदि हम देखेंगे मध्य प्रदेश में 13,128 शिविरों का साथ दूसरे स्थान पर रहा है जो शिविर लगे हैं, ठीक है। और जबकि 16,997 शिविरों के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यूपी पहले स्थान पर था, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश इंदौर सुशासन ऐप डिजिटल सुविधा फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कागजी कार्रवाई कम करने और वास्तविक समय रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सुशासन ऐप इंदौर में लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, ठीक। नेक्स्ट देखें, अब है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन के नए आयुक्त, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त। तो देखें 31 दिसंबर, ठीक है, नए वर्ष के 1 तारीख से तो इन्होंने अपने कार्यभार संभाल लिया। तो 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा? इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। कब नियुक्त किया गया? 31 दिसंबर 2024 को, ठीक है। फिर देखो पदभार, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2025 से पदभार ग्रहण कर लिया है, ठीक है। अब यदि हम देखेंगे तो 9 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में पहली बार यदि हम देखें तो प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में पहली बार इसका गठन किया भी गया। इस आयोग का गठन पहली बार किया गया, जिसमें हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार ने मनोज श्रीवास्तव को इस आयोग का सदस्य बनाया था, लेकिन अब जब उन्हें निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया तो उन्होंने 31 दिसंबर 2024 को ही अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। 1 फरवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष, मतलब 6 वर्ष, यदि 66 वर्ष की आयु हो गई तो फिर तब तक, है ना, 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक, ऐसा लिख लो, आयु तक ऐसा होगा। प्रथम मुख्य आयुक्त NB लोहानी थे। संरचना 1 सदस्यीय है। विशेष अनुच्छेद 243 के भाग 9 के तहत इसका गठन किया गया है 1 फरवरी 1994 को, ठीक है। और ध्यान रखना कि कौन सा आपका यदि हम देखें तो पंचायती राज, है ना, पंचायती राज जो पूरा आपका अधिनियम है उसके तहत जो संविधान संशोधन में आर्टिकल 243 के है उसके अधीन इसका गठन किया गया। वर्तमान आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव। अब तक कितने गठित हुए हैं? अब तक यदि हम देखें तो 7 लोग रह चुके हैं, ठीक है। NB लोहानी पहले थे, गोपाल शरण शुक्ल दूसरा थे, आदित्य विजय सिंह तीसरे थे, अजीत राय ज्यादा आपके चौथे थे, 5वें R परशुराम थे और 6वें जिनका स्थान मनोज श्रीवास्तव ने लिया वो BP सिंह थे, बसंत प्रताप सिंह। अब कौन हो गए हैं? मनोज श्रीवास्तव, ठीक है। ध्यान रखना। अगला देखें, अमृता त्रिपाठी बनी राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य टीवी सेल ने मिसेज इंडिया 2021 और मिसेज यूनिवर्स 2022 की खिताब विजेता भोपाल की श्रीमती अमृता त्रिपाठी को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, कहाँ की हैं? भोपाल की रहने वाली हैं और ये मिसेस इंडिया 2021 बनी थी और मिसेस यूनिवर्स जॉय 2022 की,
ठीक है, खिताब विजेता रही हैं कौन, अमृता त्रिपाठी, और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का, है ना। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के तहत उन्होंने इस पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रेरणादायक संदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में टीबी मुक्त अभियान के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त बनाया जाएगा। ध्यान रखना, 2025 लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य रखा है। इसी के लिए दोस्तों आप सबको, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, खासकर ऐसे लोग जो अभी 2025 का प्री देने जा रहे हैं 16 फरवरी को, या फिर आप आगे भी 2026 के लिए भी तैयार कर रहे हो, तो आपके लिए हमने एक रामबाण पुस्तिका तैयार की है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें 3800 प्लस क्या है, एमसीक्यू है। 3800 प्लस एमसीक्यू है व्याख्या सहित, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न है, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है इस बुक को, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मतलब ये बुक 2 बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, अब इससे आप समझ जाओ कि कितना प्यार मिल रहा है ना। तो ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है, लेकिन अब वापस से अवेलेबल हो गई है, उत्कर्ष ऐप पर भी हो गई है, ठीक है। वहाँ पे उत्कर्ष ऐप पे बुकशाला है, वहाँ से हमारे ऑफलाइन सेंटर पर और विभिन्न बुक स्टोर्स पर भी ये अब अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो रामबाण अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, है ना, सभी बुक स्टॉल पर अब उपलब्ध हो चुकी है। तो बहुत शानदार बुक है, इसे आप लोग परचेस कर सकते हैं और अपनी बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले करंट की ओर चलेंगे। तो अब देखें, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, ये देख लेते हैं भाई। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है, और मध्य प्रदेश के 2 जनवरी 2025 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी राम सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली चयन समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया है, ठीक है, द्वारा ये विचार किया गया है। कुल 47 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया जा रहा है, जिसमें कपिल परमार, रुबीना फ्रांसिस है। अब देखिए, कपिल परमार सीहोर जिले से आते हैं, खेल ब्लाइंड जूडो है, ठीक है। उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में अपना पहला कांस्य पदक जीता है। जूडो में यह भारत का पहला पैरा ओलंपिक पदक है। उन्होंने यह पदक पुरुषों की J160 kg श्रेणी में, कैटेगरी में जीता है, ठीक है। फिर रुबीना फ्रांसिस, ये जबलपुर से हैं, पैरा निशानेबाज हैं। 31 अगस्त 2024 को पेरिस पैरा ओलंपिक में रुबीना फ्रांसिस ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन्हें खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 भी मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे रुबीना फ्रांसिस, ठीक है। तो ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें इस बार क्या दिया गया है दोस्तों, यदि हम बात करेंगे तो आपका अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी कौन है, कपिल परमार सीहोर से आते हैं पैरा जूडो से, और रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग संबंधित जबलपुर से। वर्तमान मध्य प्रदेश में अब कुल 16 अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता हो गए हैं। वर्तमान में केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के मंत्री मनसुख मांडविया हैं। भारत सरकार ने 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के बाद अब अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है जैविक खेती के लिए राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार 2022-23। राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया है, मोहन सिंह सिलावट जी को दिया गया है। मोहन सिंह सिलावट जी को दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के सिंगारपुर गांव के क्या हैं, निवासी हैं। क्यों दिया गया है, जैविक खेती के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। आत्मा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिए इन्हें चयनित किया गया है। कौन है भैया, मोहन सिंह सिलावट जी हैं, ध्यान दीजिएगा। आत्मा योजना 2005-6 से संचालित है, ठीक है। आत्मा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। तो आत्मा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी,
कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, ठीक है, और किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा गठित है, सभी राज्यों में इसे गठित किया गया है, ठीक है। आत्मा योजना सभी राज्यों में लागू है, ठीक है। राशि देखेंगे, राज्य स्तर पर कितनी दी जाती है? तो 50,000, जिला स्तर पर 25,000, पंचायत समिति स्तर पे 10,000 की राशि दी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। आत्मा योजना के उद्देश्य क्या है? किसान समूह व संगठनों को प्रोत्साहन देना, कृषि प्रसार प्रबंधन को सशक्त बनाना, ठीक है, किसानों की भागीदारी से सामरिक अनुसंधान एवं प्रसार योजना बनाना, खंड स्तर पर भागीदारों के बीच समन्वय एवं एकीकरण, किसानों को विपणन प्रसंस्करण से जोड़ना, किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं ज्ञानवर्धक का कार्यक्रम लागू करना, ठीक है। फिर देखो, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2024, राष्ट्रीय बाल विज्ञान, ठीक है, कांग्रेस 2024, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की बात करें तो 31वां संस्करण आयोजित हुआ है। किसने इसका शुभारंभ किया? डॉक्टर मोहन यादव जी ने। कब से कब तक हुआ? ये 3 से 6 जनवरी 2025 तक हुआ। कहाँ हुआ? रविंद्र भवन भोपाल में ये आयोजित किया गया। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ इस बार? इसका आयोजन भोपाल में किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। मुख्य विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, ठीक है। तो इसका जो विषय था वो क्या था? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। कई बार ये प्रश्न आ जाते हैं। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसकी शुरुआत यदि देखें 1993 में की गई। ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित एक मंच है। फिर देखें, बेंगलुरु में आयोजित मध्य प्रदेश महोत्सव, इसके बारे में देखें तो 9 जनवरी से 12 जनवरी 2025 तक बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल और तिथि, तो स्थान आर्ट ऑफ लिविंग मुख्यालय आश्रम बेंगलुरु है। 9 से 12 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग SS रविशंकर जी, ठीक है, रविशंकर जी द्वारा, ठीक है, संचालित आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी हैं, ठीक है, और पर्यटन विभाग, ठीक है। तो ध्यान रखना, पर्यटन विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। आयोजन की बात करें तो उद्देश्य तो दुनिया भर क्या होते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग का जो हेडक्वार्टर दुनिया भर से, वहाँ पे उनके क्या आते हैं? अतिथि आते हैं। तो दुनिया भर के आने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के अतिथियों को मध्य प्रदेश की परंपराओं, कला, संगीत और पर्यटन स्थलों से परिचित कराना, प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करना और निवेश के अवसरों पर चर्चा करना। अवसरों पर पर्यटन, मध्य प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करना और निवेश के अवसरों पर चर्चा करना, ठीक है। मुख्य आकर्षण क्या रहा इस दौरान? तो मध्य प्रदेश की लोक कला, पारंपरिक व्यंजन, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो पूरे विश्व से फॉलोअर्स आते हैं, जो उनके अतिथि आते हैं, उनको मध्य प्रदेश के पर्यटन के बारे में बताया जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावना है। मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर विशेष सत्र रखा गया, भाई खजुराहो पर, सांची पर, मांडू पर, ठीक है, ताकि जो अतिथि आए उनको इनके बारे में पता चले। 360 डिग्री वर्चुअल अनुभव, जिसमें उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर समूह, ओरछा, पचमढ़ी और सांची के स्तूप शामिल। सांस्कृतिक और पर्यटन प्रचार, प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करना, प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को भी प्रदर्शित करना, ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे। तो इस बार मध्य प्रदेश उत्सव जो है वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है 9 से 12 जनवरी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक आलोक चटर्जी का निधन हुआ है दोस्तों, ठीक है। यदि हम देखें तो रंगमंच के क्षेत्र में काफी बड़े रंगकर्मी थे, ठीक है। आलोक चटर्जी जी कहाँ से थे देखते हैं। तो इनका निधन, यदि हम बात करेंगे तो 7 जनवरी 2025 को इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। इनका जन्म यदि देखें तो इनका, आलोक चटर्जी का जन्म जो हुआ था 11 जनवरी 1961 दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। पेशा रंगकर्मी थे। भारतीय थिएटर अभिनेता और निर्देशक रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उपलब्धि देखें इनकी तो निर्देशन और अभिनय में यदि देखें तो आर्थर मिलर के नाटक डेथ ऑफ ए सेल्समैन का इन्होंने क्या किया था? निर्देशन किया था, ठीक है। तो आलोक चटर्जी का निधन हुआ है 7 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, दमोह जिले से संबंधित रहे। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के नाटक ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में निर्देशन और अभिनय किया है, ठीक है। और विष्णु वामन सिरवाडकर के नाटक नट सम्राट में भी इन्होंने अभिनय किया हुआ है, ठीक। फिर देखें, आनंद मठ
नवीनतम नाटक 2022 में भी इन्होंने अभिनय एवं निर्देशन किया। अन्य नाटक हैं शकुंतला की अंगूठी, स्वामी विवेकानंद और अनकहे अफसाने। ठीक है, सम्मान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2019 में इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, तो आलोक चटर्जी जो कि दमोह से थे, रंगकर्मी थे, ठीक है, रंगमंच से जुड़े हुए थे, निर्देशक भी रहे, इनका निधन हुआ। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की बात करें तो 17 जून 2011 को इसकी स्थापना हुई, भोपाल में है। पारंपरिक, शास्त्रीय और आधुनिक रंग जगत संबंधी योजनाबद्ध शिक्षण प्रदान करना, ठीक है, प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं प्रदर्शन के अत्याधुनिक प्रविधियों का संग्रह, सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संग्रहालय, पुस्तकालय आदि कार्य श्रेष्ठ रंग कला मनुष्यों के सानिध्य, सहयोग और मार्गदर्शन में करना। किसका काम है ये? नाट्य विद्यालय, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय 2011 भोपाल में है। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या था आपका 1 से 10 जनवरी तक का करंट अफेयर था। अब जो हमने अभी पढ़ा इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में कब से ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया? तो कब से किया हुआ है? तो हमने देखा था 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस प्रणाली मध्य प्रदेश में लागू हो गई है। फिर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती की तैयारी, आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? तो पार्थ योजना का शुभारंभ किया है। कब से किया है? 8 जनवरी 2025 से, डेट याद रखना। फिर देखो 4 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में किस अभियान की शुरुआत की? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य से की है। किससे की है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य से की है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की है। और ये है वन्यजीव पर्यटन अभियान, वन्यजीव पर्यटन अभियान। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया? 21 जिलों में, 21 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। हालांकि किया गया है भोपाल से ही। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहां से भारत की पहली हाइड्रोजन सीएनजी बाजा व्हीकल का अनावरण किया? तो भाई पीथमपुर से किया हुआ है। कहां से किया है? पीथमपुर, डेट्रॉइट, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स क्लस्टर है। फिर देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो मनोज श्रीवास्तव को कर दिया गया है, मनोज श्रीवास्तव जी को कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य टीवी सेल ने किसे राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है अमृता त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो है फिल्म अभिनेता, इन्हें मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? टूरिज्म डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर तो ये पंकज त्रिपाठी बने हुए हैं। अमृता त्रिपाठी किसकी बन गई है मध्य प्रदेश में? राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की। केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह मनाया गया, इनमें मध्य प्रदेश के किस जिले को बेस्ट गुड गवर्नेंस पुरस्कार मिला है? सुशासन ऐप के लिए ये दिया गया हमारे इंदौर शहर को। ठीक है, मध्य प्रदेश से किसे खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया जा रहा है? तो कपिल परमार सीहोर से, रुबीना फ्रांसिस जबलपुर से। रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग से संबंधित है, कपिल परमार पैरा जूडो से। दोनों ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ए और बी दोनों आंसर होगा। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन 9 से 12 जनवरी तक इसका आयोजन कहां किया गया? भोपाल में किया गया, ये भी पढ़ लिया हमने। फिर देखें 9 जनवरी 2025 को किस भारतीय शहर में 3 दिवसीय मध्य प्रदेश महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन कहां हुआ? बेंगलुरु में हुआ, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। फिर देखें हाल ही में आलोक चटर्जी का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो ये रंगमंच के क्षेत्र से संबंधित रहे। तो दोस्तों ये था 1 जनवरी से 10 जनवरी तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। जो भी अभियान चालू हुए हैं, पार्थ योजना हो, ठीक है, वन्यजीव पर्यटन अभियान हो, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो, अर्जुन पुरस्कार हो, बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। हम हर 10 दिन में आपको मतलब मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है उसे 10 दिन का पूरा करंट अफेयर हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहना। मतलब अब 24 छोड़िए, जो लोग 26 के पीएससी को प्री को टारगेट कर रहे हैं खासकर, है ना, ऐसे विद्यार्थी क्या करिए, हर 10 दिन में जब मैं एक वीडियो लाऊंगा उस पर नोट्स बनाते चलना। बहुत अच्छे से डिटेल में नोट्स बनवाऊंगा। इसी के कई मुद्दे ऐसे होंगे जो आपको मुख्य परीक्षा में भी काम आएंगे। ठीक है, जैसे बाजा व्हीकल वाला हो गया, तो ऐसे कई मुद्दे होंगे जो मुख्य परीक्षा में भी आपके काम आ जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने साथियों को शेयर करिएगा। इस वीडियो के लिए, लेक्चर के लिए थैंक यू। जय हिंद।